हाय, माय नेम इज रति और आप मुझे देख रहे हैं आर एन रति नर्सिंग अकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये टॉपिक आप में से कई लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ गाइस। अगर आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसके अंदर अगर हम स्टूल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें इसके अंदर किस टाइप का जो स्टूल है वो देखने को मिलता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ पर यूज किया जाता है कि जो स्टूल है वो इस तरीके की शेप का दिखाई देता है। आप में से अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी जो नॉलेज है उसको औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसको अगर हम एक डिजीज़ ना कहें, इसको एक कंडीशन कहें तो ये इसके लिए एक बेटर वर्ड होगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन की जो फंक्शनल मोटिलिटी है उसके अंदर हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जब भी इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है तो उसके लिए 4 कंपोनेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फर्स्ट है जीआई मोटिलिटी, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी जो एक काम करने का तरीका होता है कि वहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होते हैं, तो इसको मोटिलिटी कहा जाता है। एंड इसी के थ्रू जो फूड है वो आगे से आगे पास होता रहता है। इसके अंदर अगर कोई चेंजेस होता है या फिर यहाँ पर विसरल हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 कंपोनेंट हैं। इनमें से किसी अगर एक के अंदर भी चेंजेस होता है तो उसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिल सकती है। एंड जब भी यहाँ पर जो मोटिलिटी है उसके अंदर चेंजेस होते हैं गाइस, तो यहाँ पर फिर हमें या तो डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है या फिर जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, या फिर ये दोनों ही कंडीशन ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट हो सकती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर जिसको कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट है। तो वहाँ पर फिर ऑल्टरनेटली डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये जो 4 मेजर कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। एंड इस डिजीज़ में कोई भी म्यूकोसल चेंजेस नहीं होता है डिजीज़ के अंदर, कि जो जीआई म्यूकोसा है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर जो फंक्शनल मोटिलिटी है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। उसी की वजह से जो डायरिया है या फिर कॉन्स्टिपेशन है वो रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड कुछ हाइपोथेसिस हैं, उनके बेसिस पर भी जो सेरोटोनिन होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो रोल है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जो सेरोटोनिन होता है जिसको कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेमाइन कहा जाता है या फिर इसको हम 5-HT भी कह सकते हैं। ये एक मीडिएटर होता है यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है और विसरल सेंसिटिविटी होती है उसके लिए ये एक मीडिएटर का काम करता है। ये जो सेरोटोनिन है वो हेल्पफुल होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द बाउल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रीशन होता है। उसकी वजह से जो जीआई मोटिलिटी है उसके अंदर हेल्पफुल होता है ये। जो सेरोटोनिन है उसके अंदर अगर एबनॉर्मलिटीज होगी गाइस, तो यहाँ पर जो फिर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जो कि जीआई मोटिलिटी है उसके अंदर भी फिर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये रिलेट करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सेरोटोनिन का जो रोल है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है कि इसके अंदर अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो फिर यहाँ पर जो फंक्शनल डिसऑर्डर है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को लेकर वो हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के रूप में देखने को मिलता है।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है इसको बहुत सारे जो अदर नेम हैं उनके नाम से भी हम जानते हैं, लाइक स्पास्टिक कॉलॉन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर स्पास्टिक कॉलॉन पूछा जाता है या फिर इरिटेबल कॉलॉन पूछा जाता है, ये सभी नाम सेम है। या फिर इसको नर्वस इंडाइजेशन भी कहा जाता है, एंड स्पास्टिक कोलाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल न्यूरोसिस, लैक्सेटिव और कैटार्टिक कोलाइटिस, ये इसके कुछ अदर नेम है। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बहुत से अदर नेम भी हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि किन रीज़न की वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, जो डाइट है जिसमें फैट ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो ये एक रीज़न बन सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। या फिर कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि गैस को प्रोड्यूस करते हैं, सो उनकी वजह से भी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसकी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। एंड लैक्टोज कार्बोनेटेड बेवरेजेस और कैफीन, जो भी इस तरीके के फूड होते हैं जहाँ पर लैक्टोज होता है या फिर जो फूड कार्बोनेटेड होते हैं एंड कैफीन से रिलेटेड जो फूड हैं, तो उनके एक्सेस यूज़ की वजह से भी जो जीआई मोर्टेलिटी है उसकी जो फंक्शनिंग है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड अल्कोहल और स्मोक, ये भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर। एंड कुछ कैंडिडेट जो कि हाई रिस्क पर होते हैं, अगर वो स्मोक का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो कंडीशन है इन कैंडिडेट्स के अंदर इजीली डेवलप हो सकती है। या फिर जिन कैंडिडेट को लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो कंडीशन होता है, वहाँ पर भी ये आईबीएस का जो कंडीशन है वो इजीली डेवलप हो सकता है। या फिर अगर हाई स्ट्रेस है और उसकी वजह से स्लीप एंड रेस्ट के अंदर ऑल्टरेशन हो रहा है, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है, रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से भी यहाँ पर आईबीएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आईबीएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो एब्डोमिनल पेन है वो एक कॉमन यहाँ पर साइन हमें देखने को मिलेगा। एंड इस पेन के अंदर हमें क्रैम्प का जो साइन है वो भी देखने को मिलेगा। एंड मोस्टली ये जो पेन है वो लोअर एब्डोमिनल जो एरिया है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि आईबीएस में जो पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन के अंदर होगा। एंड जो बाउल की फंक्शनिंग है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइन है यहाँ पर, क्योंकि इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो आईबीएस की कंडीशन है। सो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है एंड डायरिया भी हो सकता है, या फिर ये दोनों अल्टरनेटली प्रेजेंट हो सकते हैं, कभी डायरिया होगा तो कभी कॉन्स्टिपेशन। सो इस तरीके की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड जो सिक्रीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड ये जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीआई सेक्शन से रिलेटेड है। तो जीआई सेक्शन में हमें जो कॉमन साइन देखने को मिलते हैं, लाइक फ्लैटुलेंस की जो कंडीशन होती है, मीन्स जो गैस है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर पास होगी। एंड नोजिया और एनोरेक्सिया भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड जो साइन होते हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे। सो मोस्टली ये जितने भी सिम्टम्स हैं जीआई में, जितने भी कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसी टाइप के साइन एंड सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और विमेंस की अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशन है वो मेंसेस का जो टाइम पीरियड होता है उसके अराउंड ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स होती हुई हमें दिखाई देगी। सो यहाँ पर हमने बात की थी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर 4 मेजर कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो वो अफेक्ट करते हैं एएनएस को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से जो बाउल की फंक्शनिंग है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि अगर कैंडिडेट इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से जो एएनएस है उसके अंदर भी चेंजेस होंगे और उसी की वजह से ये जो आईबीएस है उसकी कंडीशन डेवलप होती है। एंड पेन की हमने यहाँ पर बात की है गाइस, तो पेन के अंदर किस
तरीके के हमें जो मेन फीचर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पेन है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है या फिर इंटरमिटेंट पेन हो सकता है। मीन्स थोड़ा होगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा होगा फिर रुकेगा। तो इस तरीके का जो पेन है वो साइन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ये जो पेन है वो डल होगा नेचर के अंदर, ज़्यादा इंटेंस पेन नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन इससे जो डिस्कम्फर्ट हो रही है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो क्रैम्प्स हैं वो यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होती है। एंड ये जो क्रैम्प्स है वो मोस्टली हमको मॉर्निंग और जो ईटिंग है, जब हम कोई भी फूड को इंजेस्ट करते हैं उसके बाद ये जो क्रैम्प्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट की फीचर है यहाँ पर कि जब भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन होगी तो यहाँ पर हमें जो क्रैम्प की कंडीशन है वो या तो मॉर्निंग में देखने को मिलेगी या फिर जब भी हम कोई फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं उसके बाद इस तरीके की क्रैम्प की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है। एंड पेन की जो लोकेशन है वो लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें ये पेन देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट जो होता है एब्डोमेन का, वहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो ये पेन रिलेट करता है आईबीएस के साथ में। एंड जो सिग्मोइड एरिया है वहाँ पर हमें टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। मीन्स कि अगर हम वहाँ पर टच करते हैं तो उसके साथ में हमें पेन फील होता है। तो ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है कि सिग्मोइड जो एरिया है वहाँ पर भी हमें टेंडरनेस देखने को मिल रही है। आईबीएस की जो कंडीशन है यहाँ पर जो डायरिया की कंडीशन है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वहाँ पर हमें नाइट टाइम में डायरिया की कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। एंड जब हम यहाँ पर स्टूल का एग्जामिनेशन कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर म्यूकस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लड का जो साइन है वो बिल्कुल भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि जो फूड है जब उसको हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर पेन का साइन हमें देखने को मिलता है। एंड डेफिकेशन के बाद में या फिर जो गैस है वो पास हो रही है तो उसके बाद में ये जो पेन हो रहा है वो रिलीव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस कंडीशन का कि जो पेन है वो आफ्टर डेफिकेशन और फ्लैटुलेंस उसके बाद में यहाँ पे हमें रिलीफ देखने को मिलता है। एंड स्टूल की अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस, तो स्टूल है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे एंड स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये जो डिजीज़ है उसको स्पास्टिक कॉलोन भी कहा जाता है। तो जब भी स्टूल पास होगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड ये जो स्टूल है वो कुछ इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकता है, लाइक जो स्टूल है वो स्मॉल हो सकता है, ड्राई, हार्ड एंड पैलेट लाइक स्टूल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो ये जो टर्म है पैलेट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टूल से रिलेटेड है और ये आईबीएस की कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। सो ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड हमारे पास नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन रोम सेकंड सिम्टम्स के बेस्ड पर एक क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के बेस पर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर अगर 12 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स मीन्स अगर 12 महीनों में 12 वीक तक डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है और उसके साथ में 2 और 3 सिम्टम्स भी प्रेजेंट हैं, लाइक यहाँ पर जो पेन है वो रिलीव्ड हो जाता है डेफिकेशन के बाद में, या फिर जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है उसके अंदर चेंजेस है, या फिर जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, और जो अपीयरेंस है स्टूल की उसके अंदर अगर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है वो रोम सेकंड क्राइटेरिया कहलाता है। और इसी के बेस पर हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन है। तो याद रखिएगा इसकी रोम सेकंड जो क्राइटेरिया है वो रिलेट करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में। एंड यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है उसके अंदर 12 महीनों में अगर जो 12 वीक्स हैं वहाँ पर आपको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट है और साथ में
ये जो कंडीशन है वो अगर रिलीव हो रही है डेफिकेशन के साथ में, या फिर जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो अपीयरेंस है स्टूल की उसके अंदर भी चेंजेस है, तो ये कंफर्म है कि ये जो कंडीशन है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। एंड इस क्राइटेरिया के साथ में यहाँ पर हम सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी इन दोनों को भी परफॉर्म कर सकते हैं, और जो बेरियम एनीमा है उसकी भी स्टडी यहाँ पर की जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं आईबीएस के जो केसेस होते हैं, और साथ में यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट और जो स्टूल एग्जामिनेशन है उसको परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूल एग्जामिनेशन से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्यूल्ड ब्लड की कंडीशन है वो प्रेजेंट है या नहीं, एंड जो पैरासाइट है या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं उनकी स्टडी भी स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू की जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक मेथड हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो कंडीशन है वो आईबीएस की कंडीशन है। अब देखिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर 3 मेजर पॉइंट है इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास। यहाँ पर फर्स्ट है, जो भी कैंडिडेट है उसका जो लाइफस्टाइल है उसको हमें चेंज करना है, एंड लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसको एडवाइस करना है, जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो लिमिट करे, और साथ में जो रेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि कैंडिडेट को यहाँ पर डायरिया की कंडीशन भी फेस करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से वीकनेस हो सकती है। रेस्ट को यहाँ पर प्रमोट करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरीके से हम करेंगे। एंड मेजर जो कॉज है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी यहाँ पर दूर करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करना होगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर पेशेंट को इन्वॉल्व करना होगा जिससे जो उसका स्ट्रेस है वो रिलीव हो सके, क्योंकि आपने देखा कि स्ट्रेस और एएनएस का एक रिलेशन है यहाँ पर, और जब एएनएस के अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं तो आईबीएस की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमें यहाँ पर पेशेंट को बताना होगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसको करनी होगी जिससे उसको हैप्पी फील हो और जो स्ट्रेस है उससे वो दूर रहे। एंड इसके साथ में कुछ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पर कैंडिडेट को फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना है, जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है उस पर हम एक तरीके का कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितने भी सिम्टम्स हमें इस डिजीज़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं उनको हम कुछ लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके कंट्रोल कर पाएंगे, एंड साथ में कुछ मेडिकेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि 5HT का यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो मेडिसिन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वो है 5HT4 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको कि टैगासेरोड कहा जाता है। जो ड्रग है वो क्या करेगी कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसको कंट्रोल करेगी। यहाँ पर 5HT का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड अगर यहाँ पर डायरिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है, सीवियर है, तो उस कंडीशन में हम एंटी डायरियल्स को यूज़ करेंगे, जिसमें लोप्रेमाइड जो ड्रग होती है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है, एंटी डायरियल है। इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो बाउल है उसकी मोटिलिटी है वो स्लो हो जाएगी, तो एक रिलीफ दे पाएंगे हम यहाँ पर कैंडिडेट को डायरिया से। एंटी डायरियल जो मेडिसिन होती हैं वो भी यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। एंड कॉलोन के अंदर आपने देखा कि जो स्पाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फिर हम एंटी स्पाज्मोडिक्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। ये जो स्पाज्म हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंटी स्पाज्मोडिक्स का भी जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। जितनी भी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो आपने देखा कि सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। लाइक अगर डायरिया हो रहा है तो उसके लिए हमने 5HT4 रिसेप्टर ब्लॉकर को यूज़ किया है, और डायरिया है तो एंटी डायरियल यूज़ किए जा रहे हैं, और
स्पाज्म को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स पता है डिजीज़ के, तो उसका फिर जो मैनेजमेंट होगा, जो मेडिकेशन हम यूज़ करेंगे, वो आप इजीली कर पाएंगे। आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर इस तरीके की मेडिसिन यूज़ करनी है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके के हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो इस टाइप की मेडिसिन होंगी। एंड यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं। ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या करेंगे, जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है उसको ये कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। एंड जो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि एक स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से भी जो बाउल है उसके जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट को भी यूज़ करेंगे। के बाद जो मैनेजमेंट का स्टेप होगा वो हमारा डाइट को मॉडिफाई करने का होगा, क्योंकि डाइट ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मेन जो सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई फाइबर डाइट को हम यूज़ करेंगे गाइज। और आपने देखा कि कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन होती है वहाँ पर हमें मोस्टली हाई फाइबर डाइट को एडवाइस करना होता है। सो जब इस तरीके की हाई फाइबर डाइट हम यहाँ पर एडवाइस करते हैं तो ये जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बल्की होगा एंड हैवी स्टूल होगा। इससे पहले हमने कहा था कि जो स्टूल है वो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा और हार्ड होगा। तो वो जो सारे सिम्टम्स है वो अब रिवर्स हो जाएंगे जब हम हाई फाइबर डाइट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड अगर डायरिया की कंडीशन है तो भी हम यहाँ पर हाई फाइबर डाइट को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो जो कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर चेंज हो जाता है और जो एक नॉर्मल स्टूल है वो पास कर सकता है कैंडिडेट। सो यहाँ पर जो हाई फाइबर डाइट है वो दोनों ही केसेस के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। फाइबर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कुछ हम होल व्हीट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर होल ग्रेन्स जो होते हैं, मीन्स जो अनाज पूरे पूरे होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। एंड ब्राउन राइस, फ्रेश वेजिटेबल, इस तरीके से फाइबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं IBS की कंडीशन के लिए। और जो वाटर है उसका इंटेक भी 6 to 8 ऑunce ग्लासेस पर डे होना ही चाहिए। यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। एंड इस कंडीशन में हमें यहाँ पर कुछ फूड ऐसे हैं जिनको अवॉइड भी करना होगा। लाइक हमने पहले ही कहा था कि कार्बोनेटेड फूड जो होते हैं या फिर कैफिनेटेड जो फूड्स होते हैं उनकी वजह से भी IBS डेवलप होता है। तो इन फूड को हमें यहाँ पर अवॉइड करना है। सो इस तरीके से कम्प्लीटली हम एक कैंडिडेट की लाइफस्टाइल चेंजेस करके और कुछ मेडिसिन को इन्वॉल्व करके एंड डाइट में मॉडिफिकेशन करके एक जो IBS की कंडीशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके मैनेजमेंट के लिए। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है गाइस। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को क्रिएट करने के लिए काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर मैंने इमेजेस का यूज़ किया है एंड ये जो इमेजेस है वो बाय करनी पड़ती है गाइस। सो इसीलिए आप लोगों को फ्री में अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़। एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।